हमारे दिमाग के अंदर की दुनिया हमारे लिए अनजान है। उसके अंदर समाई है हमारी हर जानकारी, हमारी हर फीलिंग और हर वो सोच जिनके बारे में हम जानते तक नहीं। अब साइंस हमारे दिमाग के अंदर की उन हदों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वो उसकी इनर लैंग्वेज को डिकोड कर रहा है ताकि हमारी असली मेंटल पावर को समझ सके और जान सके मिस्ट्रीज ऑफ द सबकॉन्शियस। स्पेस, टाइम और खुद जिंदगी। ब्रह्मांड के ये रहस्य हम जानेंगे थ्रू विज्ञान शो मिस्ट्रीज ऑफ द सबकॉन्शियस। ये सोर्स है हमारे डर का, हमारी इच्छाओं का और हमारे सपनों का। वो जगह जहां हमारा ऑल्टर ईगो छिपा रहता है। मगर अब मॉडर्न न्यूरोसाइंस हमारे दिमाग की अनजान हदों तक पहुंचने लगा है, जिससे पता लगा कि हमारा सबकॉन्शियस ही हमारे एक एक पल को कंट्रोल करता है। अगर हम सब अपने आप को बिल्कुल ठीक तरीके से समझ जाएं, तो हम उम्मीद से कहीं ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा हेल्दी और पहले से कहीं ज्यादा क्रिएटिव भी हो जाएंगे। मैं 8 साल की उम्र में पहली बार स्टेज पर गया था। मुझे लिटिल बॉय ब्लू को री इनैक्ट करना था। हालांकि वो पोएम सिर्फ 12 लाइंस की थी, पर मैं जानता था कि मैं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करूंगा। मगर जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तब मेरे अंदर का कोई छिपा हिस्सा मेरे ऊपर हावी होने लगा। मैं बिना कहीं रुके लाइन बोलता चला गया। मुझे लग रहा था कि मैं वहां हूं ही नहीं। अब सवाल यह है कि हम बिना सोचे ही ऐसे कॉम्प्लेक्स काम कैसे कर लेते हैं। मार्कस रेकल सेंट लुइस मिजोरी में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। वो हमारे दिमाग के कारनामे देखकर दंग हैं। हमारे दिमाग में कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जिनके सहारे हम अपने हाथ पैर हिलाते हैं या फिर ऐसे दूसरे काम करते हैं, और ये हम समझ भी नहीं पाते कि हम ये काम कैसे कर लेते हैं। हम ये भी याद नहीं रख पाते कि ये काम कितने कॉम्प्लिकेटेड है। एक एमेच्योर म्यूजिशियन होने के नाते मार्कस हमारे दिमाग के अलग अलग फंक्शंस जैसे कि विजन, हियरिंग, मेमोरी और मसल कंट्रोल को एक म्यूजिकल बैंड के अलग अलग प्लेयर के तौर पर देखते हैं। वो मानते हैं कि ये दिमाग का ही जादू है जो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स एक परफेक्ट हार्मोनी में परफॉर्म करता है। वो ऐसा नहीं करते। कई साल तक की ब्रेन्स की इमेजिंग करने के बाद मार्कस ने एक ऐसे मेंटल नेटवर्क का पता लगाया है जो हमारी सेंसेस के साथ हमारे मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है। कोई इसे ढूंढ भी नहीं रहा था, वो अचानक ही मिल गया। इस बात पर हमारा ध्यान उस वक्त गया जब हमने किसी को स्कैनर में लिटाया था और हम उसके दिमाग को देख रहे थे। फिर हमने उससे कुछ करने को कहा। तब कुछ चीजें ऊपर तो गईं, पर कुछ चीजें नीचे भी आईं। ऐसा लगता है कि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, तब दिमाग के कुछ हिस्से बंद रहते हैं। ये हिस्से उस वक्त काफी एक्टिव हो जाते हैं जब हम शांति से बैठे रहते हैं। मार्कस ने दिमाग के इन लिंक्ड सेक्शंस को डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहा है, क्योंकि जब हम कुछ भी नहीं करते, उस वक्त दिमाग डिफॉल्ट से ये एक्टिविटी शुरू कर देता है। असल में दिमाग इस डिफॉल्ट मोड में भी उतना ही एक्टिव होता है जितना उस वक्त जब हम कंटिन्यूअसली कोई काम करते हैं। काफी सोच विचार के बाद मार्कस को इसकी वजह भी पता लग गई।
डिफ़ॉल्ट मोड से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये बड़ा ही क्रिटिकल है। जिस तरह से एक बैंड में म्यूजिकल डायरेक्टर पूरे ग्रुप का म्यूजिक ऑर्गेनाइज करता है, वैसे ही डिफॉल्ट मोड नेटवर्क दिमाग के तमाम फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करता है। इससे दिमाग और शरीर एक लय में काम करता है। तो क्या हमारा सबकॉन्शियस हमेशा हमारे कॉन्शियस माइंड की बात मानता है या वो भी उसे हुक्म देता है? हेनरिक एरिसन स्टॉकहोम, स्वीडन के एक ऐसे न्यूरो साइंटिस्ट हैं जिन्हें अपने शरीर से काफी लगाव है। वो हमेशा शरीर के बारे में ही सोचते रहते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि हमारा दिमाग हमारे शरीर को कैसे कंट्रोल करता है। मैं आपके सामने स्किन, हड्डियों और जॉइंट्स की बनी एक मूर्ति की तरह खड़ा हूं, मगर मैं जिंदा हूं। मैं अपने पूरे शरीर में कॉन्शियस एक्सपीरियंस महसूस कर रहा हूं। मेरा शरीर मेरा ही एक हिस्सा लग रहा है। मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपने शरीर की वजह से अपने आसपास की दुनिया से अलग होते हैं। यह है एक डॉल हाउस। यह हाथ, पैर, कैमरे और चाकू हेनरी के उस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं, जिसके जरिए वो पता लगाना चाहते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के सेंस से कैसे जान लेते हैं कि हम कौन हैं या कहां हैं। देखिए, हम ये तो जानते हैं कि हमारे दिमाग में कई ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जिन्हें हम नहीं जानते, क्योंकि वो सबकॉन्शियस लेवल पर होती हैं। हम पता लगाना चाहते हैं कि वो सिग्नल किस तरह से हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाते हैं। आंखों पर पट्टी बांधकर एक सब्जेक्ट को कैमरे में लाया गया, जहां 2 बेड्स रखे हुए हैं। एक उनके लिए है और दूसरा एक डॉल के लिए है। ये बहुत जरूरी है कि आप एक्सपेरिमेंट के दौरान हिले नहीं, ओके? हम अभी हेड माउंटेड डिस्प्लेस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कैमरे से जुड़े हैं। इससे पार्टिसिपेंट की आंखों के सामने 2 स्क्रीन्स होंगी और दोनों एक एक वीजी कैमरे से कनेक्टेड होंगी। उन्हें हम मैनिक्विन या डॉल के सिर पर लगाएंगे। इस तरह से जब ये नीचे देखेंगे तो इन्हें अपना नहीं बल्कि उस डॉल का शरीर नजर आएगा, मगर वो इन्हें अपना ही शरीर लगेगा। सब्जेक्ट इस थपकी को अपने पैरों पर महसूस करेगा, मगर वो दिखेगी उस डॉल के पैरों पर। इस तरह से इनके दिमाग को लगेगा कि ये पैर डॉल के नहीं बल्कि इनके ही हैं। ऐसे में दिमाग जो देखता और महसूस करता है उसे आपस में फ्यूज कर लेता है और डॉल या मैनिक्विन जैसा हम भी महसूस करते हैं। हमें लगता है कि दिमाग हमारे शरीर का एक इंटरनल मॉडल बना लेता है। इसके लिए दिमाग हमारे तमाम सेंसेस से सारी जानकारी जमा करता है और उन्हें इंटीग्रेट करके ये फैसला करता है कि ये मैं हूं या ये मैं नहीं हूं। दिमाग को एक नकली सच्चाई से चकमा देकर हेनरिक अब उस सच्चाई के सहारे ये देख सकते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस आखिर कितना पावरफुल होता है। रिसर्चर ने डॉल को एक चाकू से धमकाना शुरू किया। डर के मारे सब्जेक्ट भी घबराने लगा। दिमाग उस दर्द के एहसास से ही डरने लगा और सब्जेक्ट को यह पता लगने के बाद भी कि वो एक चाल थी, वो उस इल्यूजन को रिपीट करने पर भी उसी तरह से रिएक्ट करता रहा। उसका कॉन्शियस एक्सपीरियंस उसके सबकॉन्शियस रिएक्शन पर हावी नहीं हो पाया था। वो उसे भूल नहीं पा रहा था। वो जानता था कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, फिर भी वो उस दर्द के एहसास को भूल नहीं पा रहा था। वजह यह थी कि वो डॉल को ही अपना शरीर समझ रहा था। मतलब हमारा दिमाग बड़े ही बेसिक तरीके से रिएक्ट करता है। उस सिग्नल, उस रिएक्शन के सहारे ही हम ये साबित करना चाहते हैं कि वो इल्यूजन असली है। एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में सब्जेक्ट से कहा गया कि वो अपने हाथों से बताए कि क्यूब कितना बड़ा है। उसके अंदाजे के मुताबिक क्यूब करीब 60 सेंटीमीटर चौड़ा है, मगर असल में क्यूब 10 सेंटीमीटर चौड़ा ही है। हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जब कोई खुद को छोटा समझता है तब उसे डब्बे ज्यादा बड़े और ज्यादा दूर नजर आते हैं। ये ट्रिक दूसरे तरीके से भी काम करती है। जब डॉल के छोटे पैरों की जगह बड़े पैर लगा दिए गए, तब सब्जेक्ट को लगने लगा कि क्यूब्स काफी छोटे और करीब हैं। उसका सबकॉन्शियस दिमाग
अब शरीर के एक नए साइज को अडॉप्ट करके उसके हिसाब से रिएक्ट करने लगा। हेनरिक इन चौंका देने वाले विजुअल इल्यूजन्स की मदद से सबकॉन्शियस ब्रेन के उस हिस्से का पता लगाना चाहते हैं जो इस बात का ध्यान रखता है कि हमारा शरीर कहाँ है। जब बॉडी स्वैप के दौरान इन्होंने ब्रेन स्कैन्स किए तो देखा कि वेंट्रल और प्री मोटर कॉर्टेक्स में एक्टिविटी काफी बढ़ गई है। हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स शरीर के मूवमेंट को विजुअल गाइडेंस दे रहे थे। वेंट्रल प्रीमोटर कॉर्टेक्स हमारे शरीर को कंट्रोल या डिफेंड करने के लिए इन बातों को इंटीग्रेट करता है जो हम देखते या महसूस करते हैं। अगर आप किसी से लड़ रहे हो तब ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपका शरीर कहाँ है और आपका ओपोनेंट कहाँ है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। दिमाग के ये सर्किट्स हमारे शरीर को खतरे से बचाने के लिए काम करते हैं। वो दुनिया की तमाम चीजों से इंटरेक्ट करते हैं और फिर हमारे और हमारे आसपास की दुनिया के बीच एक बाउंड्री बनाते हैं। हमारा क्या है और क्या नहीं है, इसे जानकर ही हमारे सबकॉन्शियस रिएक्शंस हमारे कॉन्शियस थॉट्स पर हावी हो जाते हैं। कई बार इसकी वजह से जिंदगी और मौत का भी फर्क आ जाता है। कभी आपको ऐसा लगा या ये महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है? हम सबको ऐसा लगता है, मगर ये फीलिंग आती कहां से? वो असल में हमारे सबकॉन्शियस माइंड का मैसेज होता है जो बताता है कि वो जो बात जानता है वो हम नहीं जानते। जोशुआ ब्राउन हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। ये हमेशा अनहोनी की ही उम्मीद लगाए रहते हैं। जब मैं साइकिल लेकर निकलता हूँ तो मेरे चारों ओर खतरा रहता है। लगता है कि कहीं सामने वाला आदमी मेरे सामने तो नहीं आ जाएगा, कहीं उस कार का दरवाजा अचानक खुल तो नहीं जाएगा, कहीं वो कार मेरे सामने से तो नहीं निकलेगी। मैं हमेशा अंदाजा लगाता रहता हूँ कि कहीं कोई ऐसा खतरा तो नहीं जिससे मुझे बचना होगा, जिससे मुझे सावधान रहना होगा। मगर ब्लूमिंगटन की इंडियाना यूनिवर्सिटी में जोशुआ के रिसर्च से पता लगा कि इस तरह से लगातार सतर्क रहना तो हमारे दिमाग के सेंसिंग मैकेनिज्म की पहली लेयर भर है। हमें खतरे से तो हमारा सबकॉन्शियस बचाता है। जोशुआ ने इस बात का पता लगाने का एक तरीका ढूंढ लिया कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड खतरे के वक्त हमारी गट फीलिंग को सतर्क कर देता है। वो तरीका रश ट्रैफिक में अपनी साइकिल की सवारी करने से कहीं ज्यादा सेफ है। हर ट्रायल में मैंने देखा कि स्क्रीन के बीच में एक एरो नजर आता है और वो बाईं या दाईं ओर इशारा करता है। ऐसे में काम बड़ा ही आसान है। अगर एरो बाईं ओर दिखा रहा हो तो बायां बटन दबा दीजिए, दाईं ओर दिखा रहा हो तो दायां दबा दीजिए। मगर एक परेशानी भी है। कई बार आधे सेकंड के अंदर ही दूसरा एरो नजर आ जाता है। ऐसे में उन्हें उस एरो की ओर का बटन भी दबाना पड़ता है। हर ट्रायल सिर्फ 1 सेकंड का होता है। अगर ये ज्यादा जल्दी फैसला करते हैं तो ये दूसरे को मिस भी कर सकते हैं। अगर देर की तो इनके पास वक्त नहीं रहेगा। अगर हमने देर तक इंतजार किया तो शायद बहुत देर हो जाए और हो सकता है कि हम गलत बटन दबा दें। जोशुआ ने इस टेस्ट के लिए एक पैटर्न प्रोग्राम किया है, मगर वो इतना शटल है कि सब्जेक्ट उसे कंटिन्यूअसली देख ही नहीं सकता। उसे अपनी गट फीलिंग का सहारा लेना पड़ेगा। हम असल में दिमाग के उन मैकेनिज्म्स को आइसोलेट करना चाहते हैं जो हमें उस वक्त सिग्नल देते हैं जब हमें लग रहा हो कि हम गलती कर सकते हैं। जोशुआ अब वही एक्सपेरिमेंट उस वक्त कर रहे हैं जब सब्जेक्ट MRI मशीन में लेटा है। इन्होंने देखा कि उस वक्त दिमाग के एक हिस्से की एक्टिविटी काफी बढ़ जाती है। वो हिस्सा है एंटीरियर सिंगुलेटर कॉर्टेक्स। आप भी देख सकते हैं कि यहाँ लाल रंग का इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स बता रहा है कि हम कोई गलती करने वाले हैं। भले ही उस वक्त सब्जेक्ट ने कोई गलती नहीं की है, पर ये इस रीजन में इफेक्ट दिखा रहे हैं जिससे लग रहा है कि ये कोई गलती कर सकता है। जोशुआ मानते हैं कि एंटीरियर सिंगुलेटर कॉर्टेक्स में होने वाली ये एक्टिविटी ही हमारी गट फीलिंग्स का सोर्स है। मगर इससे उस वक्त कोई फायदा नहीं होता जब हम भीड़ भरी सड़कों पर जाते हैं। कई बार इससे सैकड़ों जिंदगियां खतरे में पड़ जाती हैं। 1991 में पर्शियन गल्फ वॉर के शुरुआती दिनों में
ब्रिटिश बैटलशिप का एक फ्लीट कुवैत के समंदर के किनारे से करीब 30 किलोमीटर दूर खड़ा था। एक अकेला नेवल ऑफिसर रेडार स्टेशन में काम कर रहा था और आने वाले खतरों पर नजरें जमाए था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी अचानक रेडार स्क्रीन पर एक ब्लिप दिखा। वो रेडार ब्लिप दो में से एक चीज हो सकती थी। वो एक फ्रेंडली एयरक्राफ्ट हो सकता था जो बॉम्बिंग के बाद लौट रहा हो, या फिर इराकीज की दागी एक सिल्क वॉर्म मिसाइल भी हो सकती थी। अब रेडार ऑफिसर को फैसला लेना था। वो जवाबी हमला करने को कह सकता था, लेकिन अगर वो ऐसा करता और वो फ्रेंडली एयरक्राफ्ट होता तो सेना का एक एयरक्राफ्ट कम हो जाता। मगर वो आने वाली चीज दुश्मन की मिसाइल होती तो शिप पर सवार कई सौ लोग की जान भी जा सकती थी। अफसर को यह फैसला 1 मिनट के अंदर करना था। वक्त बहुत कम था और ऑफिसर को अपनी गट फीलिंग से फैसला लेना था। उसने जवाबी हमला करने के ऑर्डर्स दे दिए। उसने देखा कि वो अनजान चीज रेडार स्क्रीन से गायब हो गई। उसकी सेना ने उसे अपने फ्लीट के करीब 800 मीटर दूर मार गिराया था। वो अपने कमरे में जाकर अपने फैसले पर अफसोस करने लगा। मगर जल्दी ही उसे अच्छी खबर मिली। रेडियो कॉल से कंफर्म हो गया था कि वो अनजान टारगेट असल में एक सिल्क वॉर्म मिसाइल ही थी, कोई फ्रेंडली एयरक्राफ्ट नहीं। इस घटना के फाइनल रिव्यू में इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि शायद फर्स्ट स्वीप के वक्त एक फ्रेंडली एयरक्राफ्ट ही नजर आया था और सिल्क वॉर्म मिसाइल असल में ग्राउंड इंटरफेस में छिप गई थी। इसके बाद वो थर्ड रेडार स्वीप में नजर आई जब वो जहाजों के करीब पहुंच चुकी थी। उस अफसर के दिमाग ने इस अलग पैटर्न को समझ लिया था, जबकि वो किसी मैनुअल में नहीं लिखा था और वो कॉन्शियसली इस वर्क को जानता भी नहीं था। इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स ने बार बार के एनकाउंटर्स के बाद खतरे को पहचानना सीख लिया था। वो समझ रहा था क्या फ्रेंडली एयरक्राफ्ट है और क्या नहीं। फिर उसने कुछ ही सेकंड्स में वो फैसला लिया जिससे शिप पर सवार कई सौ लोगों की जान बच गई। हमारा दिमाग लगातार ऐसे सिग्नल्स को प्रोसेस करता रहता है। लोगों को शायद ये लगे कि उन्होंने अभी ये बात सोची है या अभी कोई फैसला लिया है, मगर हो सकता है उनका दिमाग काफी पहले से उस जानकारी को प्रोसेस कर रहा हो। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हमसे 2 कदम आगे ही रहता है। वो हमें तभी सिग्नल्स दे देता है जब हमें उस बात की खबर तक नहीं होती। बॉडी लैंग्वेज, ये हमारे सबकॉन्शियस की भाषा है। हम जिस तरह से चलते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, उससे ये लगातार सटल सिग्नल्स देते रहते हैं। हमारे आसपास के लोगों पर इसका बड़ा गहरा असर भी पड़ता है। अगर हम इस भाषा को डिकोड कर लें तो हम एक दूसरे से आखिर क्या कहते हैं। इंसान हमेशा कम्युनिकेट करता रहता है। चैटिंग, फोन पर बात करना, ईमेल्स भेजना और एसएमएस करना। MIT ह्यूमन डायनामिक्स लैब के सैंडी पेंटलैंड इन सबसे आगे जाना चाहते हैं। हम जिस तरह से बात करते हैं उसे ये अलग नजरिए से देख रहे हैं। इनके लिए शब्द अहम नहीं है। ये बातचीत के एक ज्यादा प्राइमल फॉर्म तरीके पर ध्यान दे रहे हैं। इसे ये ऑनेस्ट सिग्नलिंग कहते हैं। हमारे पहले के ग्रुप्स शब्दों का सहारा नहीं लेते थे, फिर भी उनकी एक भाषा थी और वो फैसले भी लेते थे। हम आज ये बात बंदरों में देख सकते हैं। इंसान भी ऐसी ही हरकतें करते हैं और सिग्नल देते हैं। ये एक दूसरे के लिए हमारा सोशल सेंस है। हमारी जिंदगी में डोमिनेंस, अट्रैक्शन, इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट और डर जैसे ऑनेस्ट सिग्नल हैं। हम ये सब जानबूझकर नहीं करते, मगर इनकी वजह से एक दूसरे पर काफी गहरा असर डालते हैं। सैंडी ये पता लगाना चाहते हैं कि ये इनवॉलंटरी सिग्नल्स कैसे ग्रुप्स में दूसरे सदस्यों तक पहुंच जाते हैं। इन्होंने एक खास टूल बनाया है। इन्हें सोशियोमेट्रिक बैजेस कहते हैं। ये सोशियोमेट्रिक बैजेस हमारी आवाज की टोन को या हमारी बात के अंदाज को पकड़ते हैं। ये एक एक्सेलेरोमीटर की मदद से हमारी बॉडी लैंग्वेज को भी मेजर करते हैं। आज सैंडी ने MIT के 8 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को एक ग्रुप टास्क करने को कहा है।
ये एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज है। हम देखना चाहते हैं कि तुम लोग साथ में ये काम कैसे करते हो। तुम्हें एक कॉमिक बुक के पेजेस को सही ऑर्डर में लगाना है, मगर उन्हें तुम एक दूसरे को दिखा नहीं सकते। तुम्हें सिर्फ एक दूसरे से बात करनी है। तुम्हें ऐसे तरीके ढूंढने हैं जिनसे तुम उन्हें सही ऑर्डर में लगाने के लिए एक दूसरे को समझा सको। और हाँ, जब तुम लोग ऐसा करोगे उस वक्त तुम्हें ये बैजेस भी पहनने हैं। मेरे वाले में तो एक अजीब सा स्पेसशिप है, मेरे वाले में धमाका है। मैं इतना कह सकता हूँ कि वो फ्लेम थ्रोवर्स काम नहीं कर रहे, जिसके पास भी वो सेक्शन है। जब ये स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे थे, उस वक्त स्मार्ट बैजेस इनके सबकॉन्शियस बिहेवियर के इंटीमेट डिटेल्स को रिकॉर्ड कर रहे थे। ये सारे पैटर्न्स हमारे अनकॉन्शियस के हैं, या वो है जिनके ऊपर हम फोकस तो कर सकते हैं पर नॉर्मली करते नहीं। पता लगा कि इससे ग्रुप की प्रोडक्टिविटी पर काफी असर पड़ा है। रोबोट्स और मॉन्स्टर्स के बीच जंग छिड़ी है। मेरे पास रोबोट है। चलो हम पहले फैसला कर लेते हैं कि किसी के पास मॉन्स्टर भी है या सबके पास रोबोट्स ही हैं। हालांकि इनके टास्क का गोल बहुत साफ था, पर सैंडी को इसके नतीजों से खास मतलब नहीं था। चीजों को देखते वक्त हम अक्सर उनके आइडिया से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मगर परफॉर्मेंस के लिहाज से सबसे अहम बात तो है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ये पता नहीं लग रहा है कि ये पहला पेज है या दूसरा। हो सकता है कि तुम्हारे पास बैकग्राउंड स्टोरी हो और फिर ये है करंट एडवेंचर। इससे पता लगता है कि कौन किससे बात कर रहा है। आप देख सकते हैं कि करीब करीब सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मगर शायद वो शख्स उसमें इन्वॉल्व नहीं है। आप ये पीली बॉल्स देख रहे हैं, ये वैसी ही हैं जैसे लोग एक लूप में हो। ये बातचीत के लूप का एक अहम हिस्सा है और ये बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे पता लगता है कि लोग एक जैसा सोच रहे हैं या नहीं। या बूम बूम। तुम्हें लगता है कि ये अंजाम किसी और के बम से हुआ है? ये देखिए, ये है सबसे इंटरेस्टिंग चीज। ये डोमिनेंस दिखा रहा है। इससे पता लग रहा है कि लोग कैसे बात कर रहे थे और उसे आगे बढ़ा रहे थे। ये पीली बॉल का साइज बता रहा है कि उनका डोमिनेंट स्कोर क्या था। आप देख सकते हैं कि ये सबके लिए करीब करीब बराबर ही है। इन सबके पीले बॉल्स करीब करीब एक ही साइज के हैं। ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग टास्क के लिए बहुत जरूरी है। हम नहीं चाहते कि सब डोमिनेंट हो, सबका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। ये भी जरूरी है कि सब एक बात पर सहमत हों, और यहाँ यही हो रहा था। अच्छा, ओके, मुझे लगा था कि तुम वहां तक जाने वाले हो। सैंडी को यह भी पता लगा कि एक इंसान की आवाज की टोन का क्या कनेक्शन होता है और उससे ग्रुप पर क्या असर पड़ता है। क्या एक ब्लॉन्ड और एक काले बालों वाले इंसान का एक जैसा ही साइंटिस्ट है, या वो अलग अलग साइंटिस्ट हैं? सैंडी की स्टडीज से यह पता लगा कि जो लोग स्ट्रॉन्ग टोन में बात करते हैं वो अपने काम के एक्सपर्ट्स भी होते हैं। ये एक खास किस्म का करिश्मा होता है जो आपकी बात बहुत अच्छी तरह से समझा देता है। इसके लिए ढेर सारी एनर्जी चाहिए और लोग काफी कंट्रीब्यूट भी करते हैं। ये बैलेंस ऑफ कंट्रीब्यूशंस और ढेर सारा कंट्रीब्यूशन इस तरह की सिचुएशन की दो बड़ी अहम खूबियां हैं। सब अपनी कहानियां थोड़े शब्दों में बताना चाहते हैं। ये अब अपने अपने पीसेस को नीचे रखेंगे और बाद में पलट कर देखेंगे कि क्या नतीजा मिलता है। ओके, मानता हूं। हमारा सबकॉन्शियस पर्दे के पीछे लगातार काम करता रहता है। इसके बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते। मगर क्या ये छिपी हुई ब्रेन पावर कुछ और भी करती है? कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि सबकॉन्शियस की मदद से हम अपना इलाज कर सकते हैं और अपने दिमाग को बढ़ा भी सकते हैं। स्ट्रेस हमारा पीछा नहीं छोड़ती। ट्रैफिक, डेडलाइंस, फाइनेंशियल प्रेशर्स, देखते ही देखते हमारे शरीर पर इसका असर नजर आने लगता है। हम बीमार पड़ते हैं और कई बार मौत भी हो जाती है। लेकिन अगर हम इस स्ट्रेस के असर को पलट सकें तो वो भी बिना किसी दवा के इस्तेमाल के। अगर हमारा दिमाग ही हमें ठीक कर दे तो। बॉस्टन के बेंसन हेनरी इंस्टीट्यूट फॉर माइंड बॉडी मेडिसिन के डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन बिल्कुल अलग सोच वाले साइंटिस्ट हैं। ये साबित करना चाहते हैं कि बीमारी सिर्फ फिजिकल ही नहीं, मेंटल भी होती है। दिमाग में हर बात तो नहीं, पर काफी कुछ होता है और हम उसका पता लगा सकते हैं। 1980 के दशक में हर्बर्ट हिमालय पर यह देखने गए
कि तिब्बतन मॉन्क्स क्या करते हैं। उन्होंने ये देखा कि करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक मठ में किसी रेफ्रिजरेटर जितनी ठंडक थी। वहां कुछ मॉन्क्स ने बर्फ में गीली चादरों से अपना शरीर ढक लिया और एक अलग किस्म का मेडिटेशन टूमो करने लगे। हर्बर्ट ने देखा कि उस मेडिटेशन के जरिए उन्होंने अपनी स्किन का टेम्परेचर करीब -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा लिया। उस वक्त भी उनका कोर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल ही था। टूमो एक ऐसा मेडिटेशन है जिससे हम अपने नेगेटिव थॉट्स को दूर भगा सकते हैं। उसकी वजह से शरीर से इतनी गर्मी पैदा होती है कि उससे बर्फ से गीली चादर भी सूख जाती है और इंसान के नंगे शरीर से लगातार पसीना निकलने लगता है। अभी तक ये कोई नहीं जानता कि वो अपने अंदर वो आग कैसे पैदा करते हैं, मगर साइंटिस्ट्स मानते हैं कि वो इस मेडिटेशन से अपने शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाले नर्वस सिस्टम को टैप करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि ये माइंड बॉडी इफेक्ट किस हद तक जा सकता है। अगर मेडिटेशन से हमारे शरीर के थर्मोस्टैट को कंट्रोल किया जा सकता है, तो हर्बर्ट को लगता है कि शायद हमारा दिमाग हमें आज की सबसे बड़ी बीमारी स्ट्रेस से छुटकारा दिला सकता है। हर्बर्ट मानते हैं कि स्ट्रेस की असली वजह है हमारी लड़ने या भागने की इंस्टिंक्टिव फितरत। यह तब शुरू होता है जब दिमाग में लिम्बिक सिस्टम से हार्मोन्स की बाढ़ आती है। इन स्ट्रेस हार्मोन का सेकेंडरी इफेक्ट है सेल्स में सूजन आना। अगर ये ज्यादा समय तक सूजे रहते हैं तो उनसे कई बीमारियां होती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस और क्रोन्स डिजीज। हर्बर्ट ने 8 हफ्तों की एक थेरेपी डिजाइन की जिसमें रोज 15 मिनट के मेडिटेशन से स्ट्रेस को दूर किया जा सकता है। इसे वो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स कहते हैं। रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स पाने के लिए बार बार एक ही शब्द को दोहराना जरूरी है। आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आपके दिमाग में तरह तरह के थॉट्स आएंगे, उन्हें आना भी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो होने दीजिए, घबराइए नहीं। बस एक शब्द कहते रहिए, शांति। हमारे दिमाग में क्वाइट्यूड होता है जो उस वक्त पैदा होता है जब रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को जगाते हैं। उस वक्त हमें ब्रेन इमेजिंग पर बहुत ही कम स्टैटिक और नॉइस नजर आती है और उससे हम ब्रेन सेल्स की एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। जब आप बार बार एक ही शब्द दोहरा रही थी, शांति, तो आप बताइए कि तब आपने अपने शरीर में कोई बदलाव महसूस किया? हाँ, महसूस किया। शरीर काफी हल्का लग रहा था। मुझे किसी बात से कोई परेशानी नहीं हो रही थी। मेरे दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा था। 8 हफ्तों की रिलैक्सेशन थेरेपी के पहले और बाद में हर्बर्ट ने अपने मरीजों के ब्लड सैंपल्स लिए और देखा कि सूजन को कंट्रोल करने वाली जीन्स की एक्टिविटी में कोई बदलाव तो नहीं आया है। जो जीन्स एक्टिव हो गए थे वो लाल हो गए हैं। ये वो जीन्स हैं जो हमारे शरीर की इन्फ्लेमेटरी इम्यून प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं, मगर कुछ देर बाद ही जीन्स इनएक्टिव हो जाते हैं। लाल एक्टिव, हरे इनएक्टिव। ये लाल से हरे हो रहे हैं। ये बदलाव साफ नजर आता है। रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को जगाने पर जीन्स की एक्टिविटी में भी बदलाव आता है। हर्बर्ट की स्टडी से यह साबित होता है कि हम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर को हार्नेस करके उससे मेडिकल बेनिफिट्स ले सकते हैं। हमारे पास आज जीनोमिक लेवल पर भी एक साइंटिफिकली प्रूवन अप्रोच है। इसे अपनाया भी जा सकता है क्योंकि इसमें सिर्फ साइंस ही नहीं है बल्कि ये काफी सस्ती भी है।
ये ड्रग से सस्ती है तो जाहिर है ये सर्जरीज के मुकाबले भी सस्ती है। अगर हमारा इनर माइंड ही दवा बन जाए तो हम उसका इस्तेमाल और किस तरह से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में कर सकते हैं। एक साइंटिस्ट ने इसका भी पता लगाया। उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त खोज की है। कभी आपने कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है जो दिखती तो आसान है, मगर आप उसमें बुरी तरह से फंस गए हों? आपके दिमाग में उसका जवाब कहीं ना कहीं घूमता रहता है, पर आप वो जवाब नहीं दे पाते। उसके लिए जरूरत पड़ती है सिर्फ इंस्पिरेशन की। ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के सेंट्रल फॉर माइंड के डायरेक्टर हैं एलन स्नाइडर, और इनके सर से इनकी थिंकिंग कैप कभी उतरती नहीं है। मैं ट्रेन में सवार होने जा रहा था, तभी एक लड़की ने मुझे अपनी कैप दे दी। उसने कहा, यह आपके ऊपर सुंदर लग रही है, रख लीजिए। मैंने एक कैप पहन ली। उसके बाद कैप मेरे सर से उतरी नहीं। थोड़े मस्खरे से एलन का ज्यादातर वक्त हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज के बारे में सोचते हुए ही बीतता है। आप सोचिए कि अगर आपसे इस जार में रखे कंचों की गिनती पूछी जाए तो क्या आप बता पाएंगे? हमारा दिमाग किसी चीज को कंटेंट के हिसाब से कैटेगरी कर लेता है, डिटेल पर ध्यान नहीं देता। हम किसी चीज को टुकड़ों में नहीं पूरा ही देखते हैं। हम जंगल देखते हैं, उसके अलग अलग पेड़ नहीं। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो क्या होगा? अगर हमें दुनिया की हर चीज की पूरी डिटेल मिल जाए तो? एलन मानते हैं कि हम ये कॉग्निटिव पावर पा सकते हैं। कुछ लोगों के पास तो है भी। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल बीमारी है जो हमारे सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स पर असर डालती है। मगर करीब 10% ऑटिस्टिक सिवांट्स बड़े मशहूर भी हुए। उन्होंने मैथ्स, मेमोरी, म्यूजिक और आर्ट में कमाल के स्किल्स दिखाए। एक ऑटिस्टिक सवांट वो होता है जो किसी चीज को टुकड़ों में देखता है, पूरी तस्वीर नहीं, कभी नहीं। वो अपने अनकॉन्शियस डिटेल्स, अनकॉन्शियस प्रोसेस का पूरा फायदा उठाते हैं, जबकि वो हमारे अंदर भी होती है, मगर वो हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस की हद से बाहर होती है। शायद जीनियस होने के लिए थोड़ी ऑटिज्म जरूरी है। एलन ने देखा कि ऑटिस्टिक सिवांट्स के दिमाग में एक बड़ी ही अनोखी एक्टिविटी का पैटर्न होता है। यह है लेफ्ट टेम्पोरल लोब का इम्पेयरमेंट, यानी वो रीजन जिसे वो प्री एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट से जुड़ा मानते हैं। इसके अलावा उनके राइट टेम्पोरल लोब में ओवर कंपेंसेशन होता है, जिसे एलन नए आइडिया से जुड़ा मानते हैं। एलन हम सबके अंदर के सिवांट्स का पता लगाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने क्रिएटिविटी कैप वाला एक अनोखा तरीका सोचा। ये एक ऐसा डिवाइस है जो एक सिवांट के दिमाग के एक्टिविटी के पैटर्न की नकल करता है। ये समझिए कि एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं जिसमें लोगों को बहुत परेशानी होती है। हम अब आपको माचिस की तीली से बने कुछ इक्वेशंस दिखाने जा रहे हैं। माचिस की तीलियों से बने रोमन नंबर्स वाले इक्वेशंस। इस इक्वेशंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और आपको माचिस की एक तीली को खिसका कर इस इक्वेशन को सही बनाना है। हाँ, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा। ये सही है, सही जवाब। चलिए अब दूसरा। कार्ल को एक पैटर्न दिखा। इन्होंने देखा कि रोमन न्यूमेरल x यानी 10 और v यानी 5 में फेरबदल करके ये इक्वेशन को सही बना सकते हैं। इसी तरीके से इन्होंने कई पहेलियां हल कर लीं। मगर जब इनके सामने एक नया इक्वेशन आया जिसमें 10 को 5 में बदलने से कुछ नहीं होने वाला था, तब कार्ल फंस गए। एलन अब इन्हें इंस्पिरेशन का एक झटका देने जा रहे हैं। इस कैप से दिमाग के दाएं हिस्से में हल्का सा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक करंट जाता है और बाएं हिस्से में नेगेटिव करंट जाता है। इस टेक्निक को ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन या TDCS कहते हैं।
ये दिमाग की एक्टिविटी के उसी पैटर्न की नकल है जो एक सिवांट में पाई जाती है। अच्छा, अब आपको कैसा लग रहा है? थोड़ी गुदगुदी हो रही है। TDCS के स्टिमुलेशन के बाद कार्ल ने फिर से वही इक्वेशन हल करना शुरू किया। बहुत खूब, बधाई हो। ये मेंटल फिक्सेशन का मामला है। हम दुनिया को उसी चश्मे से देखते हैं जो हमने पहन रखा है। हम दुनिया का फिल्टर्ड व्यू देखते हैं, उसकी डिटेल्स नहीं देखते। मगर कार्ल ने ट्रांसक्रैनियल डायरेक्शन करंट स्टिमुलेशन के बाद वो सॉल्यूशन देख लिया। एलन की एक्टिविटी कैप ने कुछ देर के लिए कार्ल के दिमाग के काम करने का तरीका बदल दिया। उनके अंदर एक सवांट वाली एबिलिटी जागी। वो दिन अब दूर नहीं जब हमारे पास क्रिएटिविटी कैप होगी और हम दुनिया को बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। मगर एलन की रिसर्च से तो हमने दिमाग की असली ताकत की सतह को खुरचा भर है। ये शख्स मानते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस की छिपी हुई ताकत हमें नई बुलंदियों पर ले जा सकती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ प्राइमल थॉट्स और इमोशंस का एक गोदाम भर नहीं है। यह हमारे रोजमर्रा के काम और जिंदगी के लिए बेहद अहम है। हम ये तो जानते हैं कि उसे करके हम टेम्पररी जीनियस बन सकते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने दिमाग को बदल सकें, उसे ऐसे स्टिमुलेट कर सकते हैं कि वो ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल बन जाए? माइकल वाइसेंट एल्बकर्क्यू, न्यू मैक्सिको के माइंड रिसर्च नेटवर्क में एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं। यूएस एयरफोर्स ने इन्हें अपने सबसे पावरफुल इमेज प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए बुलाया था। इंसान के दिमाग को। यहां अनमैन्ड एरियल ड्रोन से आने वाली इमेजेस को कंप्यूटर्स नहीं बल्कि मिलिट्री टेक्नीशियन एनालाइज कर रहे थे और वो दुश्मन के ऐसे ठिकाने ढूंढ रहे थे जहां बमबारी की जा सके। यह बड़ा ही खतरनाक काम था क्योंकि जरा सी चूक से ये दुश्मन के आर्टिलरी ट्रक की बजाय अपनी सेना के एड व्हीकल को उड़ा सकते थे। हमें ड्रोन से जो डेटा मिल रहे थे उसे सिर्फ इंसान ही इंटरप्रेट कर रहे थे। इस वजह से ज्यादा संख्या में इमेज एनालिस्ट चाहिए थे जो वो डेटा देख सके। हम इसके लिए दिमाग की एबिलिटी को बढ़ाना चाहते थे ताकि वो उस एनवायरनमेंट को भी समझे और जरूरी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करें। कंप्यूटर्स इतने स्मार्ट नहीं हैं कि ड्रोन से आने वाली ग्रेनरी इमेजरी से दुश्मन के ठिकानों का अंदाजा लगा सके। सिर्फ इंसान ही धूप और ग्रेनी पिक्सल की वजह से डिस्टॉर्ट हुई इमेज के खास शेप्स को समझ सकता है। इस काम में माहिर बनने के लिए कई महीने तक ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। परेशानी ये थी कि हम इतनी जल्दी इतने एक्सपर्ट्स भी नहीं बना सकते थे और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट यानी ड्रोन्स के लिए उनकी डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। माइकल के दिमाग में एक आइडिया था। ये पता लगाने लगे कि जब एक्सपर्ट्स अपने टारगेट्स ढूंढते हैं तब दिमाग का सबसे एक्टिव हिस्सा कौन सा होता है। फिर इन्होंने ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन की मदद से ट्रेनी के दिमाग के उस रीजन की एक्टिविटी को एम्पलीफाई किया ताकि ये देख सके कि वो जल्दी सीख पाते हैं या नहीं। इन स्कैन्स में एक बात जो सामने आई थी वो ये थी कि जब इंसान अनाड़ी होता है तब उसके दिमाग के मीडियल टेम्पोरल लोब्स में लो लेवल एक्टिवेशन होता है, मगर एक्सपर्ट्स में वो बड़ा ही हाई लेवल एक्टिवेशन था। फिर हमने TDCS को उन जगहों पर टारगेट किया ताकि एक्टिविटी बढ़े और ट्रेनिंग जल्दी पूरी हो जाए। TDCS हेड गियर लगा दिया गया पर उसे चलाया नहीं गया और अनाड़ियों को आधे घंटे तक एरियल फोटोज की स्टडी करने की ट्रेनिंग दी गई। बीच में एक रेड सर्कल है जिसे क्लिक करके उसे उस चीज पर लाना है जो उसे खतरनाक लग रही हो। यह खतरा है दुश्मन के रॉकेट लॉन्चर से। एक एवरेज के हिसाब से जिन लोगों पर TDCS का इस्तेमाल किया गया था उन्होंने उनके मुकाबले दुगने टारगेट्स की पहचान की जिनके ऊपर उसका इस्तेमाल नहीं हुआ था। जब इन्होंने सब्जेक्ट्स को स्कैनर में डाला तो माइकल को पता लगा कि उनके दिमाग की एक्टिविटी का पैटर्न हमेशा के लिए बदल गया है। उनको मिले ये नए स्किल्स स्टिमुलेशन के खत्म होने के बाद भी बरकरार रहे।
आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कहां तक जा सकती है। कॉलेज के बच्चे इसका इस्तेमाल कैलकुलेशंस के लिए कर सकते हैं। टाइगर मॉम्स बेहतरीन पियानो रिसाइटल के लिए कर सकती हैं। अगर दिमाग के उस हिस्से को आइसोलेट कर दिया जाए जिसे कुछ सीखना है और उस शख्स को TDCS कैप पहना दी जाए तो वो कुछ ही मिनटों में उस्ताद बन जाएगा। मैंने अपने दिमाग को कई बार TDCS से स्टिमुलेट किया है। मैंने देखा कि मैं जिस चीज को देखना या समझना चाहता हूँ उसे ज्यादा अच्छी तरह से देख और समझ रहा हूँ। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि हम न्यूरोसाइंस के इन टूल्स की मदद से किसी को पहले से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने के लायक बना सकते हैं। जैसे जैसे हमें ये पता लग रहा है कि दिमाग के किस स्ट्रक्चर को एक्टिवेट करना है, वैसे वैसे ये भी पता लगने लगा है कि हम किसी भी बात के बारे में भले ही सोचे ना, पर उसे करते जरूर है। हमारा ज्यादा काम तो अनजाने में ही होता है। वही है हमारे प्रेफरेंसेस, हमारे प्रेजुडिस। कोई है जो हमें अपने इशारों पर नचा रहा है। कौन है वो इंचार्ज? मुझे तो लगता है कि वो हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन ही है। साइंस ने यह साबित कर दिया है कि हमारे दो दिमाग होते हैं। एक हमारे सबकॉन्शियस थॉट्स को चलाता है, दूसरा एक शैडो ब्रेन है जो कभी बंद ही नहीं होता। वो हमें तकलीफ से बचाता है, बीमारी ठीक करता है और हमें ज्यादा तेजी से सोचने की ताकत देता है। हमने अपने सबकॉन्शियस के कुछ राज जान लिए हैं। जिस दिन हम उसकी असली ताकत को जानेंगे उस दिन पता नहीं हम किन बुलंदियों तक पहुंच जाएं।